हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम क्लब डायरी। और आप सबको तो पता ही होगा कि दुनिया में कितने सारे एलिमेंट्स जैसे हवा, पानी, आग, बादल, मिट्टी, जमीन, काफी सारी चीजें। लेकिन क्या कभी सुना है कि पानी और आग एक साथ में हो सकते हैं? जी हाँ गाइस, एक ऐसी दुनिया जहाँ पे सारे एलिमेंट्स एक साथ में रहा करते हैं। तो बिना वेट कराए आज हम ऐसे ही एक आग और पानी की स्टोरी देखने चलते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक फायर कपल दिखाया जाता है जो कि खुद के फायरलैंड को छोड़ के एक नई दुनिया में आए थे। अब तक आज से पहले इन्होंने भी इतने नए नए एलिमेंट्स नहीं देखे थे, जैसे कि पेड़, बादल, हवा, पानी, इतनी सारी चीजें। अब जो भी था, ये दुनिया अब इन्हीं का घर बन गया था। लेकिन आग होने के कारण हर कोई इनसे डर रहा था, क्योंकि अभी तक भी इस दुनिया के अंदर कोई भी फायर एलिमेंट नहीं आया था। नए सिटी में आने के बाद इस कपल को नया नाम दे दिया गया, बर्नी और सिंडर। इन दोनों को कोई भी अपना घर देने के लिए तैयार ही नहीं था। इन लोगों ने कई घर पे जाके ट्राई किया कि कोई तो इन्हें घर दे दे। साथ ही में सिंडर प्रेग्नेंट भी थी। इसी समय इन दोनों के सामने एक बहुत बड़ी अबेंडेंट से बिल्डिंग दिखाई देती है, जो कि रहने लायक बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन सिंडर की ऐसी हालत देखते हुए बर्नी उसी को अपना घर बना लेता है, उसकी मरम्मत करना शुरू कर देता है और अपने साथ में लाई हुई ब्लू फ्लेम, जो कि एक तरह से इनके लिए गॉड की जैसी, उसे एस्टेब्लिश कर देते हैं। कुछ ही दिन के अंदर इनकी एक बहुत ही प्यारी सी बेटी होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक नई फ्लेम, जिसका नाम इन्होंने एम्बर रखा था। बर्नी ने अब इसी जगह पे अपनी एक शॉप भी ओपन कर ली थी, जिसका नाम फायर प्लेस था। यहाँ पे हर छोटा मोटा सामान मिला करता था। धीरे धीरे करके अब एम्बर भी बड़ी होने लगी थी, जो कि अपने फादर की शॉप के कामों में उनकी मदद किया करती थी। कई सारे डिलीवरीज करती थी और साथ ही में शॉप पे अच्छी अच्छी चीजें भी बना के लोगों को सर्व किया करती थी। आने वाले टाइम में यहाँ पे कई सारे फायर एलिमेंट्स आ चुके थे, यानी कि इनकी शॉप तो अच्छी खासी चल रही थी। एम्बर हमेशा से कहती थी कि आप मुझे ये शॉप कब देंगे? तब बर्नी कहा करता था कि जब तुम इंटेलिजेंट हो जाओगी और बड़ी हो जाओगी तब ये शॉप तुम्हारी होगी। एम्बर बचपन में बड़ा खुश हुआ करती थी कि ये शॉप उसकी हो जाएगी। अब एम्बर बड़ी हो चुकी थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसके ऊपर अपने गुस्से का कंट्रोल नहीं था। वो जब भी शॉप संभालती तो अपने कस्टमर्स के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती थी कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देती थी। इसी कारण बर्नी ने एम्बर को अभी भी शॉप संभालने के लिए नहीं दी थी। लेकिन देखते ही देखते अब बर्नी भी बूढ़ा होने लगा था और एम्बर को ही आगे जाके शॉप संभालनी थी। लेकिन एक दिन उसे चैलेंज मिलता है कि कैसे वो अपने फादर से भी जल्दी डिलीवरी कर सके। हमें पता चलता है कि एम्बर की मॉम एक एस्ट्रोलॉजर बन गई है, जो कि लोगों के दिलों का हाल जानती है। अब एम्बर घूम घूम के अपने टाइम से पहले हर जगह पे जाके लोगों को डिलीवरी कर देती है और टाइम से पहले ही शॉप पे पहुंच जाती है, जहाँ पे उसे अपने फादर सोते हुए मिलते हैं। बर्नी को भी फील हो गया था कि एम्बर अब पहले से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बन चुकी है और कल की सेल वही संभालेगी। अगला एक नया दिन था, जिस दिन एक बहुत बड़ी सेल थी। देखते ही देखते बहुत सारे कस्टमर अंदर आ जाते हैं। एम्बर उन सबको शांति से संभालने की कोशिश करती है, जैसा कि बर्नी ने कहा था कि गुस्सा अपने दिमाग में बिल्कुल भी नहीं लाना है। रोज नए नए कस्टमर्स आएंगे और तुम्हें उन्हें हैंडल करना ही पड़ेगा। लेकिन कस्टमर इतने ज्यादा उसे परेशान करते हैं कि बर्नी उन सब पे चिल्लाने की बजाय सीधा बेसमेंट में भाग जाती है और वहाँ पे इतना जोर से ब्लास्ट करती है कि काफी सालों पुराने पाइप फट जाते हैं और उसके अंदर से पानी निकलने लगता है। और तभी पता चलता है कि यहाँ पे एक वाटर एलिमेंट पहुँच गया है पानी के सहारे। इस वाटर एलिमेंट का नाम वेड था, जो की एक ऑफिसर था जो की पुरानी चीजों को चेक किया करता था। उसे पता चलता है कि यहाँ की पाइपलाइंस बहुत ज्यादा पुरानी है और इन्हें यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। इसी के कारण वो एम्बर का एक चालान बना देता है। पता चलता है कि एम्बर को इन सारी पाइप्स को चेंज कराना पड़ेगा। एम्बर उसे समझाती है कि प्लीज इन पाइप का कोई चालान मत बनाइए, मैं इन्हें ठीक कर दूंगी। लेकिन वेड कोई बात नहीं मानता और वहाँ से जाने लगता है। हमें पता चलता है कि वाटर एलिमेंट्स बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, इसी के कारण वो बस बार बार में रोने लगता है। एम्बर बताती है कि मेरे फादर ने ये दुकान बहुत पहले बनाई थी, इसी के कारण इनकी मरम्मत होना बाकी है। और वेड को पता चलता है, जो कि एक ऑफिसर है, कि ये दुकान तो बिना परमिट के बनी हुई है। इसका मतलब है कि वापस से एक और चालान। एम्बर को लगता है कि उसने गड़बड़ कर दी है और अब वो वेड को रोकने के लिए उसके पीछे पीछे जाती है। आज तक वो दूसरी तरफ कभी नहीं गई थी और वो दूसरी तरफ वाटर एलिमेंट का एरिया था। वो मेट्रो के अंदर बैठती है और वेड का बहुत पीछा करती है। एक वक्त ऐसा आता है कि जब वो वेड के ऑफिस के बाहर खड़ी थी और खुद के ऊपर पेट्रोल डाल के उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन तब भी वेड नहीं रुकता। वेड अंदर जाके अपना डेटा ऑफिसर को कलेक्ट करवा देता है और उसके बाद में वो रोती हुई एम्बर की आवाज सुनता है कि एम्बर बाहर बैठ के रो रही है कि कैसे उसके फादर अब उस पर कभी भी बिलीव नहीं करेंगे। उसने अपने फादर का सपना तोड़ दिया। बाहर आके वेड कहता है कि ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैंने तो जस्ट अभी डेटा सबमिट कर दिया है, शायद हम उसे रोक सकते हैं। अब वेड एम्बर के साथ जाती है और ऑफिसर के पास जाके उनसे कहती है कि आप प्लीज एक बार मेरी बात सुनिए, आप अभी हमारे ऊपर चालान मत करिए। लेकिन वो ऑफिसर कहता है कि तुम्हारे पाइपलाइंस बहुत ज्यादा पुराने हैं, ऊपर से तुम्हारे तो घर का परमिट भी नहीं है। एम्बर उन्हें कुछ समझा पाती इससे पहले वो गुस्सा हो जाती है और बहुत जोर से ब्लास्ट करती है, जिसके कारण ये ऑफिसर एक भी मिनट नहीं रुकता और चालान को आगे तक भेज देता है। इसका मतलब है कि अब एम्बर की शॉप बंद होनी तय थी। उसे बिलीव ही नहीं होता कि
कि उसने कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी है। वो वापस एक घर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि बेसमेंट में और भी कई सारे पाइप्स हैं जो कि अपने आप ओपन हो गए हैं, जिसे उसके फादर और उसकी मॉम मिलकर बंद कर रही है। एम्बर आके उन सबको बंद करती है लेकिन ये नहीं बताती कि आखिर ये गड़बड़ हुई किस लिए है। एम्बर की मॉम डरी हुई थी और कहती है कि ये सब हमारे साथ वापस नहीं होना चाहिए। एम्बर पूछती है कि इसका क्या मतलब है कि वापस नहीं होना चाहिए। तब एम्बर के फादर और मॉम उसको बताते हैं कि हम लोग यहाँ से बिलोंग नहीं करते हैं, हम सब लोग फायरलैंड से बिलोंग करते हैं जहाँ पे हर कोई फायर ही था। सब लोग वहाँ पे बहुत खुश थे, हम सबकी शॉप्स हुआ करती थी, लेकिन एक बार इतना बड़ा तूफान आया कि उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया, हमारे घर, हमारी ब्लू फ्लेम, सब कुछ हमसे छीन ली। जिसके बाद हमने सोचा कि हमारी आगे आने वाली जनरेशन के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। वही वक्त था जब हमने अपनों को छोड़ दिया और इस दुनिया के अंदर आ गए। अगर इस बार फिर से ऐसा ही हुआ और हमारी दुकान बर्बाद हो गई तो शायद हम वापस से कभी भी जिंदा नहीं हो पाएंगे। एम्बर के हाथ में दुकान को बंद करने का चालान था, लेकिन वो अपने पेरेंट्स को नहीं दिखाती और कोशिश करती है कि वो इस चालान को रिलीज करवा दे। इसी के कारण वो नेक्स्ट डे फिर से वेड के पास पहुंच जाती है और कहती है कि क्या तुम अपने ऑफिसर से मेरी बात करा सकते हो, प्लीज बस मैं एक बार ट्राई करना चाहती हूँ। तब वेड एम्बर की मदद करता है और उसे कहता है कि आज वो एक मैच देखने के लिए गई है, हम वहाँ पे जा सकते हैं और वहीं पे उनसे बात कर सकते हैं। अब एम्बर ने आज से पहले ये मैचेस नहीं देखे थे। यहाँ पे हर जगह क्लाउड्स प्लेयर थे और बहुत ही शानदार वाला गेम चल रहा था। यहाँ पे सबसे सीनियर ऑफिसर भी थी जो कि इस गेम को लेके बहुत ज्यादा सीरियस थी। एम्बर उनसे बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो ऑफिसर बात करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी और गेम को लेके बहुत ज्यादा सीरियस थी। एम्बर कहती है कि मेरी लाइफ का सवाल है और आप यहाँ पे बस गेम देख रही है। तो इस ऑफिसर को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एम्बर को साइड में बिठा देती है। तब वेड को पता चलता है कि ऐसी बात नहीं बनेगी, ऊपर से गेम के अंदर भी कुछ मजा नहीं आ रहा था। यहाँ पे जो प्लेयर था उसकी मॉम बीमार थी, इसी के कारण उस प्लेयर का आज मन नहीं लग रहा था। देखते ही देखते वेड सारे लोगों को चीयर करने लगता है, सारे एलिमेंट्स मिलके उस प्लेयर के लिए चीयर करने लगते हैं। देखते ही देखते वो प्लेयर भी खुश हो जाता है और बहुत अच्छी तरीके से शॉट लगाता है और जीत जाता है। अब इस गेम को तो एम्बर भी इंजॉय करने लगती है। तब वो ऑफिसर कहती है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि ये गेम बहुत अच्छा है, तुम्हें इसे नहीं देखना था। तब एम्बर उनसे रिक्वेस्ट करती है कि आप प्लीज मेरा चालान ले लीजिए, वो शॉप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी ऑफिसर कहती है कि देखो यहाँ पे लीकेज हो रहा है और हम ऐसे ही तुम्हारी शॉप ओपन नहीं रहने दे सकते हैं, इन सबका खतरा हो सकता है, लेकिन एक शर्त में मैं ओपन रहने दे सकती हूँ, अगर तुम्हें उस लीकेज को ढूंढ के बंद कर दो तो। तब एम्बर कहती है कि ठीक है मैं ये काम जरूर कर दूंगी और वो वेड से मदद मांगती है कि क्या तुम मेरी इसमें मदद करोगे, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे थे। तब वेड कहता है कि हाँ मुझे कुछ ज्यादा याद नहीं है, मैं बस उस दिन चेकिंग करने के लिए निकला था डैम के ऊपर और वहाँ पे एकदम से बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और मैं पानी के जरिए सीधा तुम्हारी पाइपलाइन तक पहुँच गया, लेकिन वहाँ पे भी मैं अटका हुआ था, लेकिन तुम्हारे ब्लास्ट के चक्कर में पाइप फट गया। तब एम्बर को रियलाइज होता है कि उसका गुस्सा बहुत गलत था, अगर उस दिन वो नहीं फटती तो शायद पाइप्स भी नहीं फटते और आज ये लीकेज होता ही नहीं। लेकिन अब डैम से निकलने वाले रास्ते तो कई सारे थे और आखिर ये दोनों मिलकर शहर के कितने रास्तों को चेक करेंगे। तब एम्बर अपने घर पे लगे एयर बलून को स्टार्ट कर देती है। वेड इस चीज को देख के बड़ा एक्साइटेड था और वो भी एम्बर के साथ बैठ के पूरे शहर में घूमने लगता है। इन दोनों की केमिस्ट्री धीरे धीरे अच्छी होने लगी थी। बातों ही बातों में इनके सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग आती है। एम्बर का उस बिल्डिंग में जाना बचपन का सपना था क्योंकि उसके अंदर एक ऐसा फ्लावर खिलता है जो कि कहीं भी नहीं खिलता और वहाँ पे एक बहुत बड़ा पेड़ है जिसमें हजारों फूल खिलते हैं। बचपन में जब बर्नी एम्बर को अपने साथ लेके यहाँ गया था तो उनका अंदर जाना मना कर दिया गया था कि फायर एलिमेंट अंदर नहीं आ सकते। इस इंसल्ट को कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाया। इसी के साथ में ये बातें करते करते उस डैम तक पहुँच जाते हैं जहाँ पे एक पोर्ट था। असल के अंदर वहाँ पे बड़ी बड़ी सी शिप्स आती थी और वहाँ से आने वाला पानी डैम के दरवाजे रोकते हैं, लेकिन वो दरवाजे टूट गए हैं और उसके अंदर जो बड़ा सा होल बना है उसी से आने वाला पानी पूरे शहर के अंदर बहने लगता है और गलती से उसी टाइम एक बड़ी सी शिप आती है और ये दोनों ऑलमोस्ट बहने ही वाले थे, लेकिन तभी एम्बर दरवाजे पे चढ़ जाती है और वेड की भी जान बचा लेती है। इन दोनों को लगता है कि इस पानी को रोकना पड़ेगा, नहीं तो एक बार फिर से इनकी शॉप के अंदर पानी भर जाएगा। एम्बर को अपने सामने मिट्टी की बोरियां दिखाई देती है, इसी के कारण वो नीचे फेंकती जाती है जहाँ पे वेड खड़ा होके उस दरवाजे को पूरी तरीके से सील कर देता है। उस वक्त के लिए तो इन दोनों ने पानी को रोक लिया था, लेकिन ये नहीं पता था कि शायद ये मिट्टी कितने टाइम तक इस पानी को रोक पाएगी। लेकिन जो भी था इन दोनों ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया। अब वेड एम्बर को कल 3 बजे मिलने के लिए अप्रोच करता है और कहता है कि तुम मुझे मना नहीं कर सकती। एम्बर भी धीरे धीरे करके बदल रही थी, उसका गुस्सा कम होने लगा था। नेक्स्ट डे ये लोग 3 बजे मिलते हैं, मूवी देखते हैं, पिक्चर्स क्लिक कराते हैं, काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि ये लोग डांस करते हैं, लेकिन अब आखिर फायर वाटर को कैसे टच कर सकती थी। इन्हें डर था कि अगर इन्होंने एक दूसरे को टच किया तो शायद कुछ तो गड़बड़ जरूर होगी, जिसके बाद ये दोनों एक बीच पे चले जाते हैं। वेड को पता चलता है कि एम्बर के पास में तो काफी सारी पावर्स है, वो अगर ग्लासेस के ऊपर खड़ी होती है तो उन्हीं की जैसे बन जाती है, उसमें अलग अलग कलर्स आ जाते हैं। वेड एम्बर के इन पावर्स को देख के बड़ा एक्साइटेड था और उसके बाद में वो खुद की रेनबो वाली पावर दिखाता है कि वो कैसे पानी में जाके रेनबो बना सकता है। ऐसा लगने लगा था कि एम्बर को अब
पानी से डर नहीं लगता था, लेकिन अभी भी डैम की प्रॉब्लम पूरी खत्म नहीं हुई थी। जब भी पानी लीकेज होता था तो एम्बर उस पानी को ठीक कर दिया करती थी। एम्बर के लिए एक पैकेज आता है, पता चलता है कि वो वेड ही था। घर के अंदर लाने के बाद एम्बर उसे पूछती कि आखिर तुम ऐसे चोरी छुपे क्यों आए, तो वेड बताता है कि ये एक बहुत ही बैड न्यूज है। असल के अंदर हमने जो रास्ता रोका था वो पूरी तरीके से टूट गया है। ऊपर से इंजीनियर्स भी मेरी बात नहीं मान रहे हैं, क्योंकि पूरी मिट्टी तो हम दोनों ने गीली कर दी। तो आखिर ये लोग कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे? ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी उस समय बर्नी भी यहाँ पे पहुँच जाते हैं, और बर्नी को तो वाटर बिल्कुल भी नहीं पसंद था। इसी के कारण बर्नी कहते हैं कि आखिर ये लड़का यहाँ कैसे आया। तो एम्बर उनसे झूठ बोल देती है कि ये तो इंस्पेक्टर है ही नहीं। वेड भी खुद को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन था तो वो पानी और ट्रांसपेरेंट था, जहाँ पे उसके ऑफिसर वाला बैच बर्नी पढ़ लेता है। बर्नी कहता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे? Are you like this part? Then like and subscribe and comment for part 2.